नमस्ते। नई परख के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत। आज एक अरसे के बाद मैं एक बार फिर आपको सीधा संबोधित कर रहा हूं। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। आज बिहार में चल रहे वोटर लिस्टों के सघन पुनरीक्षण की चर्चा करेंगे। ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं हो रही है। इस घटना का पूरे देश पर असर पड़ने जा रहा है। बिहार में तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। बिहार में तो केवल झांकी है। बाकी और क्या होगा, इस देश की चुनाव व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग बिहार में चल रहे प्रयोग के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं। इस सिलसिले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश करूँगा। कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखूँगा, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि बिहार में क्या हो रहा है। दरअसल अभी तक बिहार में जो हो रहा है, वह तो केवल एक ट्रेलर था। बिहार में भी असली फ़िल्म चलनी अभी बाकी है। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 17 जुलाई। यानी अगर आप बिहार के वोटर हैं और गारंटी करना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे और अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आप वोट डाल पाएँ, तो फ़ॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। क्योंकि इसकी आखिरी तारीख यानी 25 जुलाई में केवल 8 दिन बाकी रह गए। 25 के बाद नया खेल शुरू हो जाएगा। अभी तक आपका वास्ता आपको फॉर्म देने और लेने वाले बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ से पड़ रहा था। 25 के बाद एक वोटर के रूप में आपकी किस्मत ईआरओ या असिस्टेंट ईआरओ के हाथ में होगी। यह ईआरओ कौन है? यह है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर। यह अफसर ही तय करेगा कि आप वोटर बने रहेंगे या नहीं। 1 अगस्त से 25 सितंबर के बीच यही ईआरओ फैसला करेगा कि अगर आपने अपने फॉर्म में सही दस्तावेज लगाए हैं या नहीं। किसी ने आपके दस्तावेजों पर आपत्ति तो नहीं कर दी है, किसी ने कोई दावा तो नहीं कर दिया है। ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई ज़रूरी दस्तावेज नहीं लगाए, तो आपकी छुट्टी होना तय है। अगर लगाए हैं और ईआरओ को शक हो गया या किसी ने आपत्ति कर दी, तो वह आपके बारे में जाँच का आदेश दे देगा। जाँच के बाद अगर वह दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हुआ, तो वोटर के तौर पर आपके खिलाफ एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा। स्पीकिंग ऑर्डर यानी एक मौखिक आदेश दिया जाएगा कि वोटर लिस्ट से आपका नाम क्यों निकाला जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह आदेश अन्यायपूर्ण है, तो 15 दिन के भीतर-भीतर कलेक्टर के यहाँ अपील कर दीजिए। कलेक्टर 30 दिन के भीतर-भीतर तय करेगा कि आपकी बात सही है या ईआरओ के आप वोटर रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ असली सवाल यह है कि आखिरकार ईआरओ जाँच कैसे करेगा? जाँच कैसे होगी? ईआरओ आखिरकार वो कौन-सा आधार है जिसके जिसके बिना पर संतुष्ट होगा? उसके पास ऐसा कौन-सा डेटाबेस है जिसके आधार पर वह तय करेगा कि आपके दस्तावेज सही हैं या नहीं? वह कौन-सी मशीनरी है जो उसे कथित सच्चाई बताएगी? क्या उसके पास ऐसा कोई जाँच करने वाला स्टाफ होगा? या वह किसी और व्यक्ति की राय पे भरोसा करेगा? वह व्यक्ति कौन होगा, ये भी सोचने की बात है। मुश्किल केवल इतनी ही नहीं है। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार में नियुक्त ईआरओ की कुल संख्या 239 है। ठीक है, उनके पास 963 असिस्टेंट ईआरओ भी हैं, लेकिन फैसला तो 239 ईआरओ को ही करना है। यानी एक ईआरओ के हिस्से में 3,30,125 वोटरों के फॉर्म आएंगे। एक ईआरओ के हिस्से में 3,30,125 वोटरों के फॉर्म आएंगे। इन संख्याओं पर ध्यान कीजिए, क्योंकि इन संख्याओं से ही तय होगा कि आपके साथ बिहार में इंसाफ होने वाला है या नहीं। आप जो 20 साल में अनगिनत चुनावों में वोट डाल चुके हैं, अब आपको एक बार फिर वोट डालने के लिए अपनी पात्रता प्रमाणित करनी पड़ रही है। उनकी जांच पड़ताल और फैसला करने के लिए ईआरओ के पास केवल 56 दिन है। यानी 1 अगस्त से 25 सितंबर तक एक ईआरओ के पास जितने उसके हिस्से में वोटरों के फॉर्म आएंगे, उसकी उसका फैसला करने के लिए उसके पास केवल 56 दिन है। अगर वह बिना छुट्टी लिए रोज 8 घंटे बिना रुके काम करेगा, तो प्रतिदिन उसे 5,895 वोटरों की किस्मत का फैसला करना पड़ेगा। हर घंटे उसे 735 वोटरों के फॉर्मों से निपटना होगा। यानी प्रति मिनट उसकी दर 12 वोटरों की होनी चाहिए। क्या कोई ईआरओ ऐसा कर सकता है? या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या यह व्यावहारिक है? क्या ऐसा होना संभव है?
क्या इस तरह की आपाधापी में किया गया वोटर की किस्मत का फैसला बड़े पैमाने पर संतोष को जन्म नहीं देगा? समस्या केवल यही नहीं है। इन 56 दिनों में ईआरओ को बीच-बीच में राजनीतिक दलों को भी अपनी सूचियां दिखानी पड़ेंगी। मतदाता सूचियों की क्रॉस चेकिंग का काम सूची प्रेक्षकों को करना होगा। या तो यह काम व्यवहारिक रूप से होगा ही नहीं, यानी मतदाताओं या पार्टियों को वो सूचियां दिखाई नहीं जाएंगी, और अगर होगा भी तो इससे इस पूरे काम में और भी ज्यादा देर लगेगी। देखिए, मैंने यह हिसाब अपने सेल फोन के कैलकुलेटर से लगाया है। इसमें कुछ हेर-फेर हो सकता है, मेरी गणित भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन आप लोग चाहें तो नेट पर जाकर इन आंकड़ों को देख सकते हैं, ये आंकड़े आसानी से सबके लिए उपलब्ध हैं। ईआरओ की कितनी संख्या है बिहार में, ये नेट पर उपलब्ध है। वोटर कितने हैं, ये हमें पहले से पता है। अगर यह सब सही है, तो सवाल यह उठता है कि बिहार के ईआरओ इतना ज़रूरी काम कैसे करेंगे? आखिर इस काम पर बिहार में हमारा पूरा चुनावी लोकतंत्र निर्भर करता है। जिन वोटरों का देहांत हो गया है, उनके नाम काट दिए जाएंगे, ठीक है। मर चुके वोटरों की संख्या अभी तक कुल 12.5 लाख सामने आई है, यानी 12.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका देहांत हो गया है। इनके नाम काटने के लिए जांच की कोई खास जरूरत नहीं है। जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं है, यानी जो बिहार से स्थायी रूप से चले गए हैं, उनके नाम भी काट दिए जाएंगे। उनकी संख्या करीबन 17.5 लाख है। करीब 5.5 लाख वोटरों का नाम 2 बार मिला है, चलिए उनके नाम भी काट दीजिए। ये तो कुल मिलाकर 35-36 लाख वोटर हुए। बाकी तो जिंदा हैं, पते पर उपलब्ध हैं, और वोटर लिस्ट में नाम भी उनका एक ही बार आया है। तो उनके साथ क्या इंसाफ होगा, ये देखने की बात है। भाजपा और उनके समर्थक बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं कि केवल विपक्ष ही सघन पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है, पर वे ये नहीं बता रहे कि अभी राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में जनवरी में एक समरी रोल रिवीजन हुआ था। उसके आधार पर बनी मतदाता सूची में क्या समस्या है? वह विधानसभा चुनाव का आधार क्यों नहीं बन सकती थी? इतनी जल्दबाजी में ये नई सूची क्यों बनाई जा रही है? इसका एक ही मतलब समझ में आता है, पहले से कहीं किसी अनदेखे अनजाने कोने में कोई योजना पक रही है, या पक पकाकर उसे तैयार कर लिया गया है। ईआरओ को दिया जाने वाला वोट काटने या न काटने का परामर्श कहीं किसी पन्ना प्रमुख प्रमुख ने तो बनाकर तैयार नहीं रख लिया है। पन्ना प्रमुख किस पार्टी का होता है, यह सभी को पता है। पन्ना प्रमुख के कहने पर अगर ईआरओ ने काम किया, तो समझ लीजिए कि किस पार्टी को इस सघन पुनरीक्षण का लाभ होने वाला है। यशवंत देशमुख की संस्था सी वोटर से आप सब लोग परिचित हैं। सी वोटर ने एक सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में तकरीबन 55% लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग की इस कवायद का मकसद भाजपा को लाभ पहुंचाना है। मैं इस आंकड़े का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहा हूं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि अगर ईआरओ के साथ पन्ना प्रमुखों ने जुड़कर वोटरों की किस्मत का फैसला किया, तो कुल मिलाकर हमारा लोकतंत्र किस दिशा में पहुंच जाएगा, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं फिर से वो सवाल उठाऊंगा, एक ईआरओ को उन सभी वोटरों द्वारा जमा किए गए फॉर्मों पर एक निर्णय लेना है, उसको इसका अधिकार दिया गया है। ईआरओ ये निर्णय किस प्रकार लेगा, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है, फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर कुछ फॉर्म ऐसे होंगे जिनके बारे में पहले से एक धारणा बनी हुई है कि इन फॉर्म्स को तो पास कर देना, इनको तो सीधे सीधे वोटर लिस्ट में जाने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक ही होंगे। और कुछ फॉर्म ऐसे हैं, ज्यादातर फॉर्म ऐसे हैं जिनको सीधे सीधे पास कर देना है, और कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर आपत्तियां होंगी, उनके लिए जांच का आदेश दिया जाएगा, और फिर ईआरओ उनके ऊपर एक स्पीकिंग ऑर्डर सुनाएगा, एक मौके का आदेश सुनाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसा कहां कहां क्या क्या होगा। अगर आप सामान्य ज्ञान का सहारा लें और आप ये मान के चलें कि बिहार के एक गांव में 10 से 15 वोटर ऐसे हैं जिनको ईआरए के मौखिक आदेश के कारण मतदाता की हैसियत जिनसे छीन ली गई है, तो इस तरह एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5,000 से लेकर 10,000 तक वोटर सूचियों से निकल जाएंगे। वो कौन से वोटर निकलेंगे, इस बात पे मैं मानता हूं सभी दलों में काफी भ्रम की स्थिति है। यहां तक कि जो सरकारी गठजोड़ है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए, उसके अंदर भी घटक दलों में काफी दिक्कतें हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी आपत्तियां की हैं। उधर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम ने इसके ऊपर आपत्तियां की हैं। चुनाव आयोग को जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को अगर पढ़ ले तो हम सब लोगों की आंखें खुल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में भी मझोले और स्थान और निचले स्तर पर कोई नहीं कह सकता कि किसके वोट कटेंगे, किसके नहीं कटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नियोजन तो हुआ है, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग हुई है। वो प्लानिंग क्या है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अकेले ईआरओ इन तमाम फॉर्म्स के बारे में फैसला नहीं कर सकते। इस बात पर भी काफी विवाद है कि जितने फॉर्म का दावा चुनाव आयोग कर रहा है, उतने फॉर्म भरकर मिले हैं या नहीं मिले हैं। जो बूथ लेवल अफसर हैं, वो लोगों के घरों पे गए हैं या उन्होंने बूथों पे बैठकर वहीं बुलाकर लोगों के फॉर्म ले लिए हैं, उनपे उनका टेलीफोन नंबर नोट कर दिया है, उनके दस्तखत करा लिए हैं और कहा है कि आप फॉर्म भर के यहाँ दे जाइए। कुछ नहीं हो रहे हैं। उसमें कितने दस्तावेज लगे हुए हैं, कौन से दस्तावेज लगे हुए हैं, किसी फॉर्म पे दस्तावेज लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा भ्रम का माहौल है। मैं तो केवल सामान्य ज्ञान का सहारा लेकर और अपने सेलफोन की कैलकुलेटर का सहारा लेकर मैंने तो इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में ये पता लगाने की कोशिश की है कि एक ईआरओ 1 मिनट में क्या 12 फॉर्म्स के ऊपर ये निर्णय, ये महत्वपूर्ण और संगीन निर्णय कर सकता है कि ये 12 मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि वो नहीं कर सकता, उसके पास इतना समय नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी। वो गड़बड़ी किस किस्म की होगी? अगर उसने 12 मतदाताओं के 12 फॉर्म के ऊपर ही फैसला ले लिया तो पूछने की बात यह है कि उन फैसला लेने में किसने उसकी मदद की? कौन उसके साथ था? किसने उसके कान में बताया कि फलाने फॉर्म पे आपत्तियां और जांच की जरूरत है और फलाने फॉर्म को पास कर देना चाहिए ताकि मतदाता सूची में उसका नाम आसानी से शामिल हो जाए। आप भी सोचिए, सोचने की जरूरत है। अगर लोकतंत्र की रक्षा करना है तो सोचना ही पड़ेगा। आज यह काम बिहार में हो रहा है, कल पूरे देश में होगा। धीरे धीरे एक खास तरह की क्यूरेटेड वोटर लिस्ट बन जाएगी, जिसमें पन्ना प्रमुख ईआरओ जिसमें ईआरओ ही नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख का विशेष योगदान होगा। अगर ऐसा हुआ, मैं अगर शब्द को रेखांकित कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? हमारे चुनावी लोकतंत्र की दशा उस वक्त क्या होगी? धन्यवाद। आज बस इतना ही। हम लोग बार बार बिहार में चल रही सघन वोटर लिस्टों की सघन पुनरीक्षण की बार बार जांच पड़ताल करेंगे, बार बार समीक्षा करेंगे और नए तथ्यों और नए आंकड़ों के सामने आपके साथ सामने आएंगे। धन्यवाद।